नमस्कार। SW न्यूज़ नेटवर्क के प्रोग्राम इन कॉन्वर्सेशन में आज मेरे साथ हैं सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी जनरल सेक्रेटरी हैं CPM के, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट। और इस पार्टी में जनरल सेक्रेटरी का वही दर्जा होता है जो दूसरी पार्टियों में प्रेसिडेंट का होता है। यहाँ प्रेसिडेंट नहीं होता। यानी CPM के सर्वे सर्वा इस वक्त सीताराम येचुरी हैं। आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ, हम सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एक दौर था, हमें अच्छी तरह याद है, जब CPM की रैली होती थी दिल्ली के बोट क्लब लॉन पे, 2-2, 3-3 दिन पहले लोग आना शुरू हो जाते थे और बहुत ही डिसिप्लिन कतार में चलते हुए, सर पे छोटे सा सूटकेस या गठरी या बोतली, है ना, इस पोटली लगा के। मतलब अगर विजय चौक पे खड़े हो जाओ, राष्ट्रपति भवन का जो विजय चौक है, वहाँ से इंडिया गेट तक लाल झंडे दिखते थे जी। आज ऐसा क्या हो गया CPM को ओवर द इयर्स कि आपकी मौजूदगी बहुत कम हो गई है? नहीं, आज भी होता है, लेकिन आजकल इंडिया गेट पे तो हो नहीं सकता, पाबंदी है। और जगह है ही नहीं दिल्ली में, कहीं जगह है ही नहीं दिल्ली में, दिल्ली शहर में। सिर्फ पार्लियामेंट स्ट्रीट को छोड़कर, वो भी सुप्रीम कोर्ट से झगड़ा करने के बाद जो मिला। और इस बार जब आप देखेंगे, अभी जो हाल में हुआ था मजदूर किसान रैली, उन पुलिस की एस्टिमेट थी 2-2.5 लाख से ज़्यादा लोग आ गए और उनकी बस की नहीं थी कंट्रोल करना। और पार्लियामेंट स्ट्रीट के चौराहे से अब सीधा कनॉट प्लेस तक एकदम खचाखच भरा था, जगह नहीं थी। अब ये एक बहुत बड़ी बात है आज की हमारी जनतंत्र में कि आपको विरोध करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए जगह भी नहीं है। और ये कई सारे शहरों में ये बात हो रही है। ये हम समझते हैं कि बहुत ही बड़ा गैर जनतांत्रिक काम हो रहा है। आप एक राष्ट्रीय पार्टी हुआ करते थे, अब आपकी मौजूदगी सिर्फ केरल में है। जी नहीं, हमारी ना, तो बंगाल में तो आपको समूल जिसे बोलते हैं ना, जड़ से, मतलब एकदम। नहीं, बंगाल में वो कमज़ोर हुई है, लेकिन वहाँ पे जो ध्रुवीकरण, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रही है, देखिए हर बार जब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होती है तो बीच में जो जनतांत्रिक जो जगह जो होती है वो स्क्वीज आउट हो जाती है। अब ये है, मतलब इसका मतलब हम किसी और को बहाना नहीं बना रहे हैं। हमारी कमज़ोरी हुई है बंगाल में और केरल के अंदर अभी जो हार जो हुई इस बार जो चुनाव में, तो इससे कमज़ोर ज़रूर हुए हैं। लेकिन अब देखेंगे इस चुनाव के अंदर हम समझते हैं दोनों बंगाल केरला में हमारा आप उद्धार कहिए या पुनर्गठन कहिए, हमारी प्रेजेंस की वो होगा ज़रूर। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, CPM की विचारधारा क्या है? विचारधारा है एक बिना नहीं, मैं कुछ सोच समझ के पूछ रहा हूँ। कॉमरेड ज्योति बासु ने भी अपने आखिरी दिनों में मंजूर किया था कि पूंजी की ज़रूरत है, ठीक है? तो आपकी विचारधारा क्या है? देखिए, हमारी विचारधारा है कि बिना शोषण की व्यवस्था हो सामाजिक। अब बिना शोषण की व्यवस्था सामाजिक जो होगी, जो खास जाहिर बात है कि 19वीं शताब्दी में जो देश था, या 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में, इसमें अलग तरीके होंगे। अब ये अलग तरीके होंगे, इसलिए मार्क्सवाद जो हमारी सिद्धांत जो हम मान के चलते हैं, मार्क्सवाद का बुनियाद यही है कि ठोस परिस्थितियों का ठोस विश्लेषण। जब जैसे परिस्थिति बदलते हैं, अगर आपकी विश्लेषण नहीं बदली तो मेरा मानना है कि आप मार्क्सवादी नहीं हो। तो हम इसलिए हम विश्लेषण जो बदलती रहती है उस आधार पर चलते हैं। तो 19वीं शताब्दी के मापदंड से 21वीं शताब्दी में वही बिना शोषण की समाज कैसे आएगी, उसको जो है आप कंपेयर करके देखें तो वो सही नहीं होगा। जो आप कह रहे हैं, हमारी शिकायत आपसे यही है कि आप लोगों ने अपना पुनर्विष्कार किया ही नहीं, आप अभी भी 19वीं सदी में ही रुके होंगे। जी नहीं, हमारी पूरी कोशिश हो रही है, हम कर ही रहे हैं। जैसे ज्योति बसु का ही आपने जिक्र किया कि पूंजी की ज़रूरत है बिल्कुल पूंजी की। सवाल यह है कि वो पूंजी के इशारे पे हम चलेंगे या हमारे इशारे पे पूंजी जो है इस्तेमाल होगी, ये है सवाल। नहीं, लेकिन उसके लिए आपकी मौजूदगी तो होनी चाहिए, हैसियत होनी चाहिए। बिल्कुल। पूंजी आपके बताए रास्ते पर चले, इसके लिए आपकी एक सियासी हैसियत भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप लोगों ने खो दी है पिछले सालों में। खोया नहीं, उसके पीछे हमसे छीनने के लिए बहुत सारे लोगों की भी साजिश रही है और बहुत सारी ताकत है यहाँ पे। ये वर्गीय ताकत है, ये पर्सनल इरादे पे थोड़ी ना होता। ये होता है यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक वर्गीय संघर्ष हो रहा है। जैसे मैं कहूँ आपको एक उदाहरण से ये बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे बंगाल के अंदर ये लगता है कि ऊपर से ये लगता है कि तृणमूल के झंडे होंगे, लाल झंडे होंगे, दोनों के बीच में टक्कर हो रहा है। लेकिन अगर गहराई से अगर आप उसी चीज़ को अगर पहचानने की कोशिश करें तो झगड़ा और किसके बीच में रहा? जो भूमि सुधार के चलते हुए जो पुराने ज़मींदारों से जो एक्सेस भूमि थी उसको लेकर इन लोगों को जो बांटा गया, उसके ऊपर फिर दोबारा कब्जा डालने के लिए, वापस वो भूमि छीनने के लिए वो जब आते हैं, वो उस झंडे के साथ होते हैं तृणमूल के, और हमारे जो उसको बचाव करना चाहते हैं वो होते हैं लाल झंडे। तो बुनियाद हुई ना वर्गीय टकराव।
अल्टीमेटली। नहीं, ये तो आपका विश्लेषण है। मैं ये कह रहा हूँ जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि आप और मैं, हम एक ही पीढ़ी से संबंधित थे। आप जेएनयू में थे, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, और उस दौर में आपकी विचारधारा के साथ जुड़ना एक बड़े फ़ख्र की बात मानी जाती थी। आज के दिन क्या कारण है कि जो नौजवान है आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, एकदम कटा हुआ है, नई लीडरशिप, मतलब आप आज के दिन भी सीपीएम के नौजवान नेता हैं? नहीं, अब ये चलिए, ये शिकायत सबसे ज़्यादा तो मेरी रही है कि 20 साल तक मैं सबसे छोटा पॉलिट ब्यूरो का सदस्य रहा हूँ। मैं बोला ये अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है पार्टी की। ये बात तो खैर इसको अलग नहीं, लेकिन ये कहना इसको अलग नहीं रखेंगे हम, इसका जवाब मुझे अब आ रहा हूँ, मतलब मेरी व्यक्तिगत को अलग रखिए, ये मैं कहने का मतलब था। नहीं, आपके व्यक्तिगत अलग रखते। सवाल सीधा सा ये कि एक नई पौध, नई जनरेशन क्यों नहीं आई है? मुझे याद है आप एडिट करते थे एक मैगजीन स्टूडेंट स्ट्रगल, और हम लोग वहाँ जाते थे, ये पटेल हाउस में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जहाँ आप लोगों का दफ्तर था, हम लोग पढ़ते थे जाकर वहाँ पर, ठीक है ना? क्या कारण है कि नई जनरेशन जो हमारे बाद की है वो आपसे नहीं जुड़ पाई? नहीं, वो जुड़ रही है, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस तादाद में जुड़ना चाहिए वो नहीं जुड़ रही है, वो मानता हूँ मैं, लेकिन ये कहना कि नहीं जुड़ रही है ये भी गलत होगा। अब फ़र्ज़ करिए, क्योंकि एक दौर था, मैं पिछले 10 साल, तकरीबन 10 साल का, एक दशक का दौर था, जब ये उदारवादी नीतियों के चलते हुए कई सारे भ्रम पैदा हो गए, और ये भ्रम ऐसे पैदा हो गए कि अपनी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है और बड़ी जल्दी से बेहतर हो जाएगी। इसके लिए जो आपके और हमारे ज़माने में जो करना था, मतलब जो बुनियाद जो बुनी थी जिसके लिए तरक्की होने के लिए, उस सब के शॉर्टकट्स जो है वो पैदा हो गए, फास्ट फूड जैसे, अब ये शॉर्टकट्स भी आ गए थे। अब उसके चलते हुए भ्रमित होकर ये वामपंथी विचारधारा और ये व्यवस्था को बदलने की बात वगैरह, ये थोड़ा ज़्यादा ही गंभीर लगता था अपनी ज़िंदगी को सुधारने में। अब वो मैं समझता हूँ कि वो समय बीत गया। अब उसके चलते हुए, इन नीतियों के चलते हुए भी आज जिस तरीके की बेरोज़गारी है, जिस तरीके की आज शिक्षा का मतलब एक्सेस ही, मतलब आपका जो खर्चा जो होता है पढ़ने के लिए, जो आप और हम जब पढ़ते थे, मतलब उसके कई गुना ज़्यादा आज ज़रूरत है लोगों को। अब ये सब चलते हुए ये दिक्कतें जब सामने आ रही, फिर दोबारा इस विचारधारा पर झुकाव जो है वो बढ़ रही है, और वो हमें नज़र आ रहा है, अब आ रहा है धीरे धीरे से, लेकिन आ रहा ज़रूर। आपने विश्लेषण शब्द का इस्तेमाल किया था कि विश्लेषण होता है। आप लोगों के खिलाफ एक ये शिकायत है कि पार्टी में एक विश्लेषण प्रकाश कारात का होता है, एक सीताराम येचुरी का होता है। हाँ, देखिए साहब, तो आप किस दिशा में पार्टी को ले जाना चाहते हैं? वो किसी और दिशा में ले जाना चाहते हैं? आपसी सहमति क्यों नहीं? देखिए, सहमति हर बार होती है, लेकिन दिशाएं अलग अलग हो, विश्लेषण अलग अलग हो, ये कोई बुरी बात नहीं है। किसी भी पार्टी में अगर वो पार्टी को ज़िंदा रहना है तो अलग अलग विश्लेषण की ज़रूरत है, तभी तो एक सामूहिक राय पर पहुंचोगे आप, और वही होता है। हमें ये जो भी है विश्लेषण के धारे जो रहे हमारी पार्टी में, जब पार्टी कांग्रेस हुई, एक सामूहिक समझ पर पहुँचे, और वही सामूहिक समझ के आधार पर अब चल रहे हैं। मैं वही आपसे बार बार पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो सिर्फ केरल में आपकी मौजूदगी है और विश्लेषण होता है पार्टी में, एक ही आधार पर चलते हैं, ये अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता है। आपकी पार्टी सिर्फ जिंदा है आज के दिन। क्या आप लोग ये मंजूर करते हैं इस बात को? डू यू एक्सेप्ट दिस रियलिटी कि आपकी पार्टी सिर्फ सर्वाइव कर रही है, सांस ले रही है, केरल के दम पर टिकी हुई है? कब तक केरल के दम पर कब तक टिकी रहेगी? हमारी पार्टी रिकूप कर रही है, और वो नज़र आएगा आपको जल्द से। ये मेरी जल्दी, इस चुनाव के परिणामों से भी आपको पता चलेगा उसका संकेत। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक मजाक भी चल जाता है कि अगर कोई बड़ा मुद्दा होता है, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ या जीएसटी हुआ, उस पर सीपीएम को कोई मुखर विरोध सामने नहीं आता, बहुत बड़ा विरोध सामने नहीं आता, ले लेकर एक धुआंधार सेमिनार कर मारा सीपीएम ने। नहीं। और कोई प्रदर्शन, धरना, कोई नागरिकों को इकट्ठा करना, या आपके कार्डर्स कहीं उतरे हों, इस बात को? अरे क्या कह रहे हो आप? जहाँ तक डिमोनेटाइजेशन के सवाल है, उसके बाद तो पूरा का पूरा पूरे देश में उसके विरोध में जलते हुए, मतलब जहाँ पर क्यू में खड़े रहे हैं वहाँ पर तो पूरा कई सारी जगहों पर विरोध, बहुत ही ज़बरदस्त विरोध हुआ अब नोटबंदी के सवाल पर। और तब से लेकर अब तक हम मानते हैं कि जैसे आपको याद होगा अपने ज़माने में इंदिरा गांधी के टाइम पे नसबंदी जो हुई थी, जिसका असर सिर्फ वोट में नज़र आया आपको, इस बार भी नोटबंदी का असर सिर्फ वोट में नज़र आएगा। एक बात बताइए, आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया, नसबंदी का जिक्र किया, उस वक्त जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के लोग श्रीमती इंदिरा गांधी के घर गए थे, उनको बाहर बुलाया था और एक
चिट्ठी पढ़ी थी, उसमें एक तरह से वो आरोप पत्र था, जी उसमें उनको कंडेम किया गया था। तो एक नौजवान नेता था, जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था, ठीक है, उसका नाम था सीताराम येचुरी। आज के दिन सीपीएम में उस उम्र का कोई सीताराम येचुरी है? अब उस उम्र का सीपीएम में अगर आपके पास ज़रूर रहेंगे, लेकिन उस तरीके की प्रोजेक्शन जो है आज के दिन संभव नहीं है। वो मीडिया की हालत उस समय की आप तो जानते हो। कौन है? हमें अगर नेता होता है तो प्रोजेक्शन हो जाती है। कन्हैया को मान लीजिए, सीपीआई लेफ्ट का है तो कन्हैया है, अब हो रही है। नहीं, वो सीपीआई का हाँ, है, वही है, सीपीएम का लेफ्ट नहीं का, है, हाँ। लेकिन सीपीआई ने में से निकला है वो। तो आपके यहाँ से कौन निकला है आपके बाद? आपके बाद कौन वही निकला है? जेएनयू से निकला वो भी। नहीं, वो ठीक है, उसी जेएनयू की बात थी। आप उसका श्रेय आप मत लें, वो सीपीआई को जाता है। श्रेय बिल्कुल नहीं लेता मैं, किसी का नहीं लेता मैं। आपके बाद मुझे बताएं, नौजवान नेता कौन निकला है सीपीएम से? जो हमारे बाद तो हमारे नीलोत्पल बासु निकले हैं, जो एमपी थे पार्लियामेंट के कई सारे हमारे एमपी निकले हैं, केरल से भी नौजवान। हाँ, आज कई सारे हैं, मतलब उस तरीके से जो निकले हैं, जो मौजूदा सिटिंग एमपीज हैं। आपको लगता है कि आपकी पार्टी का जो संविधान है या जो भी आपके रूल्स हैं उसमें बदलाव की ज़रूरत है? आपको राज्यसभा ना भेजने के बाद सीपीएम को क्या लाभ हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, मुझे बता दीजिए। देखिए, उसके अंदर आप जानते ही है, बहस हुआ था। उस बहस का यही चला कि कांग्रेस की समर्थन लेकर हम नहीं जाएं। वो क्योंकि हमारा मतलब पूरी की पूरी बुनियादी हमारी विचारधारा जो परिस्थिति है उसका विरोध में जाता है। नहीं, लेकिन जो अगर कांग्रेस उभरती है लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इस इलेक्शन में, अगर बहुत बड़ा अगर है, तो आप उनका समर्थन तो करेंगे? इस बार तो हम लोगों ने तय कर चुके हैं, पार्टी कांग्रेस हमारे केंद्र कमेटी में, एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष ताकतों की सरकार की समर्थन हम करेंगे। नहीं, आपने पहले भी किया है यूपीए का, पहले किया, ठीक है ना? यूपीए का। अभी भी आपका कहना है कि अगर ऐसा होता है कि कांग्रेस सबसे बड़ी वैकल्पिक पार्टी, सवाल का हाँ, बिल्कुल तो आप कांग्रेस का समर्थन करेंगे। वहाँ कांग्रेस की मदद लेकर आपको राज्यसभा में नहीं जाने दिया जा रहा। केरल में आप कांग्रेस के विरुद्ध हैं, केंद्र में समर्थन करेंगे। ये हमें ये कंफ्यूज करती हैं बातें। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब आप देखिए, 2004 की जिक्र की आपने। 2004 में 61 हमारे एमपी जीत कर आए, हाँ, लेफ्ट के पूरे। अब उस 61 में से 57 ऐसे एमपी थे जिन्होंने कांग्रेस को हरा के आए, कांग्रेस को हरा के लोकसभा पहुँचे। लेकिन अब देश की हालत, देश की ज़रूरतों को देखते हुए उसी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को हमने समर्थन दी। तो इसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हाँ, हमारे हिसाब से देश की ज़रूरत है आज, और जितना मजबूत होगा लेफ्ट उतना ही फ़ायदा होगा देश की और लोगों की। और वही हुआ यूपीए 1 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन से लेकर राइट टू मनरेगा, आपका जो वो अब ये क्या आदिवासियों के लिए ज़मीन का पट्टा, फॉरेस्ट लैंड राइट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, ये सब बिल तभी तो हो पाए जब लेफ्ट की दबाव थी और लेफ्ट का स्ट्रेंथ था। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि लेफ्ट मजबूत होगा या होना चाहिए, ज़रूरी है। आपके पास रोड मैप क्या है लेफ्ट को मजबूत करने का, खासकर अपनी पार्टी को? एक रोड मैप हमारा ये है कि आज के दिन अगर लेफ्ट को मजबूत करना है तो सिर्फ आर्थिक सवालों पे ही संघर्षों को बुलंद करते हुए संभव नहीं होगा, जब तक आर्थिक शोषण के साथ साथ सामाजिक शोषण के सवालों को भी हम साथ साथ जुड़े। और ये काम पिछले 1.5 सालों के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ चुका है। और दलित मूवमेंट और लेफ्ट के बीच में ये संबंध जो है और गहरा हुई है। ये एक रोड मैप है जिसके आधार पर हमें आगे चलना है। और इसलिए ये नारा आज आ गया कि जय भीम लाल सलाम या लाल नील जिंदाबाद, मतलब दोनों के ये एक धारा। दूसरा, अब ये जिस तरीके की ये आर्थिक परिस्थिति बिगड़ रही है देश में, और जो लोगों के ऊपर आर्थिक शोषण जो बढ़ रहा है, उसके खिलाफ मजदूर, किसान और खेत मजदूर खास तौर से इन लोगों की आंदोलनों को और मजबूत करते हुए आगे बढ़ना। तीसरा जो एरिया है, वहाँ पर इन संघर्षों को आपके पार्लियामेंट्री क्षेत्र में इसको जो है प्रभावित करके हमारी ताकत पार्लियामेंट्री एरियाज में बढ़ाने की ज़रूरत है। अब वो ऑटोमेटिकली होता नहीं, लेकिन उसको जो है वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी कामयाबी हो जाती है कि एजेंडे में आज भी देखिए इस चुनाव में कोई पार्टी नहीं है जो किसानों का सवाल या नौजवानों का सवाल, अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोज़गारी का, वो बिना उठाए कोई पार्टी आज प्रचार नहीं कर सकती। दोनों को सेंट्रल स्टेज एजेंडे पे ले आए हम बड़े बड़े संघर्षों के आधार पर, किसान लॉन्ग मार्च हो या ये सवाल हो, अब ले आए सेंटर स्टेज पे, लेकिन उसका ट्रांसलेशन जो वोटों में होना है उसके अंदर जो मतलब मिसमैच होती है, उसको हमें सुधारने की ज़रूरत है। देखिए, इतनी बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कि हमारी जो 65% आबादी है उसकी उम्र 35 साल से कम है, और जो आज के दिन
बेरोज़गारी की जो हालत है, पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी आज के दिन है, ठीक है। एक पोटेंशियल, मैं वोट बैंक लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगा, एक पोटेंशियल कॉन्स्टिट्यूंसी आपके पास है। क्या आपके पास ऐसे लोग हैं, क्या आपके पास ऐसे कार्डर्स हैं जो उनको संगठित कर पाएँ आपके फेवर में? जी जी, ऐसे है। तो वो आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं? जैसे हम लोग इसी उम्र में, मैं कभी एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का मैं मेंबर नहीं रहा, मैं कभी भी, लेकिन उस दौर में आपकी जो विचारधारा थी वो नौजवानों के दिलों को छूती थी। आज वो बात नहीं है। नहीं, वो आज के नौजवानों से बात करिए ना। अगर हम और आप तो अब थोड़े, हम तो आपसे बात करेंगे ना। हम कह रहे आज के नौजवानों में आज भी है ये बात, और कहते हैं आखिर कॉमरेड लोग ही सही बता रहे, यही रास्ता है। लेकिन आज के दिन जो मैं बताता, इन भ्रम जो क्रिएट हो गए, ये उदारवादी नीतियाँ, नियो लिबरलाइजेशन, जो भी आप कहिए, और इस तरीके की ये फास्ट फूड कल्चर जो है, उससे तोड़ना थोड़ा मुश्किल सा काम है। वो हो रहा है, लेकिन हो रहा है, वो होगा, ज़रूर होगा। देखिए, आज के दिन भी बहुत ही पोटेंशियल, जो मैंने आपको बताया कि आज के दिन तो मतलब आपके लिए एक आदर्श परिस्थिति है आपकी पार्टी के लिए, जी। लेकिन आप उस प्रोपेगेंडा को या उस पूरे प्रचार को ही काउंटर नहीं कर पाए जहां कम्युनिज्म को या कम्युनिस्टों को देशद्रोही कहा जाता है। आप उसको ही काउंटर नहीं कर। क्यों नहीं है? मतलब पूरी की पूरी, मतलब हमारे ये पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन देखिए, ये बाहर की बात भी देखिए, तो पूरा तथ्य जो हम ही तो सामने ले आ रहे हैं, ये कहते हुए कि असली देशद्रोही जो है, जो नहीं थे राष्ट्रीय आंदोलन में, वो आज ये आरोप लगा रहे हम पे जो थे। और इसके लिए प्रमाणित, मतलब देश का राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा 50वीं सालगिरह पर क्विट इंडिया की आधी रात पार्लियामेंट में भाषण देते हुए उन्होंने जिक्र करते हैं कि ब्रिटिश के जो रिपोर्ट्स थे, जो सीक्रेट रिपोर्ट्स जो थे आईबी के, उनमें से कोट करते हुए कम्युनिस्टों की चरित्र के बारे में उन्होंने कहा। ये सब स्पष्ट है, लेकिन प्रचार है। और आज के दिन विनोद वाजी मेरे से ज़्यादा, मेरे ख्याल से कई लोगों से ज़्यादा आप जानते हैं मीडिया का चरित्र क्या हो गया आज। अब इसके लिए ये पहुँचे लोगों तक, ये माध्यम जो मीडिया हुआ करता था, अगर वही डिस्टॉर्ट हो गया तो हमें एक ऑल्टरनेटिव माध्यम खोजने हैं, जो खोज रहे हैं, लेकिन वो अभी तक उस तरीके से इफेक्टिवली सामने नहीं आ पाए। आपकी भाषा मुझे बिल्कुल चुनाव आयोग की भाषा लग रही है कि हमने नोटिस भेज दिया है, कार्रवाई चल रही है। कैसे मतलब मैं ये ऑल्टरनेटिव, तो आप भी तो ऑल्टरनेटिव पे पहुंचे, हम भी तो पहुंचे हैं, मतलब ये पहुंचेंगे, मतलब यही तो रास्ता है। अब और क्या करें? देखिए, मुझे बताइए, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कलकत्ता जाता था 85 से मैंने जाना शुरू किया, जब आप लोगों की सरकार थी। वहाँ पर आप लोगों की ग्राफिटीज़ बड़ी बेहतरीन हुआ करती थी, मशहूर हुआ करती थी, प्रचार तंत्र आपका बहुत मजबूत था, ठीक है। आज के दिन आप सोशल मीडिया तक पे नहीं हैं, जबकि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, आप काउंटर ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, अब हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया तो पहुंचे हैं हम, लेकिन जो अब कहते हैं जितना हम चाहते हैं उतना विस्तारित हो, या आप चाहते हैं उतना विस्तारित शायद नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में तो है, प्रेजेंस है। और लेकिन अब ग्राफिटी की बात आई, अब ग्राफिटी की बात भी वहीं पर, वही फिर वो टकराव वहीं पर आ जाती है कि ना हम आपको करने नहीं देंगे, करेंगे हम तो उसको सफाई हो जाएगी, या उसके बाद क्लैशेस शुरू। तो ग्राफिटी को रिप्लेस कर दिया है सोशल मीडिया ने। अब सोशल मीडिया में हो रहा है। अब आप हैं ही नहीं कहूँगा। नहीं, सोशल मीडिया में कितनी मतलब चालाकी से और कामयाबी से बीजेपी ने सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए और पूरी आईटी सेल्स बना के पूरा एक माहौल बना दिया है। वो माहौल बना लिया था। आप कहीं नहीं है। नहीं, माहौल बना लिया था पिछले चुनाव के टाइम पे, और वो चला 1-2 साल। उसके बाद आज अगर अमित शाह जी को कहना है कि व्हाट्सएप को पे बिलीव मत करो, उसका मतलब तो उल्टा प्रचार भी हो रहा है ना बहुत ज़्यादा। और वही अब वो बढ़ रहा है, हमारी प्रेजेंस है, लेकिन और बढ़ना चाहिए और बढ़ेगी भी। बीजेपी की इस कोशिश के बारे में आप क्या कहेंगे कि एंटी नेशनल हैं आप लोग? अरे ये कोई नई बात थोड़ी ना है, ये तो वो हर समय वही कहते आए कि, और उसका तो टकराते आए हम, और बीजेपी को मतलब हराते भी आए एक बार। अब इस बार जो भी है परिस्थितियाँ और हालत 2014 में जो हुई, जिस वजह से वो आगे, लेकिन अब देखिए ना, इस चुनाव के बाद और इसके बाद जो एक्चुअल सच्चाई है, उस सच्चाई को ज़्यादा दिन वो छुपा कर और भ्रमित करके लोगों को इस तरीके की दुष्प्रचार करना, वो चलेगा नहीं। उसको तो काउंटर हो ही रहा होगा। एक बहस चल रही है आजकल, जो 80 के दशक में एक शब्द आया था मीडिया में, टीना, TINA, देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव। वही बहस चल रही है, इफ़ नॉट मोदी हु।
इस पर आपका क्या कहना है? टीना का ऑल्टरनेटिव एक्रोनिम हमने जो दिया था वो था सीता। मेरे नाम से कुछ जुड़ा नहीं है लेकिन सीता था। सोशलिज्म इज द ऑल्टरनेटिव। दैट वाज एट दैट टाइम। लेकिन आज मोदी का ऑल्टरनेटिव हम कह रहे हैं कि दैट आज ये चुनाव है नरेंद्र मोदी और देश के जनता के बीच। ऑल्टरनेटिव हर समय आपको याद होगा, मैं उतना ही जितना मुझे भी याद है, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में जब हम सब मिलकर जब इंडिया शाइनिंग वाइनिंग जब बोल रहे थे, तब भी तो यही बात थी। वाजपेयी साहब का मुकाबला कौन है आपके पास? आया ना मुकाबला। और जवाहरलाल नेहरू के बाद 10 साल लगातार कोई प्रधानमंत्री रहा तो रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो देश के अंदर ये विकल्प आएगा, ज़रूर आएगा। मतलब जो टीना है, TINA, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, यू थिंक इट्स एन एंटीथीसिस ऑफ डेमोक्रेसी? एब्सोल्युटली। मतलब जो विकल्प हैं वो डेमोक्रेसी में ही निकलते निकल हैं, के आएंगे, तानाशाही में नहीं निकल सकते, आएंगे। क्योंकि और डेमोक्रेसी में लोग निकालेंगे। दे विल थ्रो अप द ऑल्टरनेटिव। लोग निकालेंगे और आप अपना जाल बिछाकर बैठे हुए हैं? नहीं, जाल नहीं, जाल नहीं बिछाएंगे। सत्ता अपने आप कन्वेयर बेल्ट में। हम भी तो है, आप भी है, हम भी है, हम लोग निकालेंगे मिलके। कांग्रेसियों को तो ये है कांग्रेसियों की बात है कि मतलब कन्वेयर बेल्ट पे सत्ता का सूटकेस अपने आप इस बारी हमारे पास आएगा। मैं आपके केस में सूटकेस तो नहीं कहूँगा, ठीक है ना, लेकिन कन्वेयर बेल्ट पे ही सत्ता आ जाएगी। नहीं, ऐसी नहीं, बारी बारी ऐसी नहीं आएगी सत्ता ऐसी नहीं आएगी। सत्ता आएगी बड़ी संघर्षों के बाद ही, और वो संघर्ष मेरे हिसाब से पिछले 5 साल में हुए हैं, और वो संघर्ष हुए हैं। और जो विद्रोह या गुस्सा जो है लोगों के अंदर, वो आपको बेशक इस मीडिया कैंपेनों में, इसके अंदर ये पूरी ग्लिटरेटी में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत ही सिमरिंग एक डिस्कंटेंट नीचे को है, और वही है डेस्परेशन। आज जो 3 चरण होने के बाद 240 सीट जो बचे हैं, उनमें से 160 बीजेपी की सिटिंग MP है, यानी 2/3। अगर ये नहीं जीत पाएंगे वो, तो सत्ता में आने का वापस कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए अब शुरू हो गए, आतंकवाद का सवाल हो, या फिर साध्वी प्रज्ञा की बात हो, या सीधा हिंदुत्व और एक इमोशनल रेबल राउजिंग पे वो सीधा उतरा है, जिसका नेतृत्व मोदी जी साहब खुद कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, वक्त पर हर पार्टी को या किसी भी सोच को उसका पुनर्विष्कार करना होता है, रीइन्वेंट करना होता है। अब मैं दूसरा सवाल मेरा ये है, पहले मैंने आपसे रोड मैप पूछा था, मैं पूछ रहा हूँ कि रीइन्वेंट करने का रोड मैप क्या है आपके पास? रीइन्वेंट करने का ये SFI जैसी मतलब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज़ वगैरह, वो अब कहीं नहीं दिखती हैं। पहले बहुत मुखर थी, वो बहुत आर्टिकुलेट थी। नहीं, अभी भी है, ये नहीं कि नहीं है। कई सारे कॉलेजेस के यूनियंस जो है अभी भी SFI वहाँ पे चुनाव जीतती है। लेकिन अब आज के जो जैसे आप मतलब ये मीडिया इडियम है, जिसको हम मीडिया इडियम कहते हैं, उस इडियम के साथ उस पुराने तरीकों के आधार पर वो जुड़ता नहीं है, कि वो प्रोजेक्शन होता नहीं। तो हमें रीइन्वेंट करना है तो इस इडियम के साथ जोड़ना है, जो हो रहा है काम। और हम कह रहे हैं कि हमारी मानना है कि कुछ जल्द में ही आप देखेंगे कि उस तरीके से प्रोजेक्शन फिर से वापस आएगी, लेफ्ट की आएगी। कैसे आएगी? अपने आप आ जाएगी? चमत्कार होगा? ले आएंगे हम, अपने आप थोड़ी आएगी। मैं वही रोड मैप कैसे ले आएंगे, वही जानना चाहता हूँ। रोड मैप के लिए वही है कि माध्यम क्या है, ये मीडियम क्या है जिसके आधार पर आप पहुंचोगे लोगों तक। एक तो है सोशल मीडिया, हाँ, दूसरा है आपका नॉन फॉर्मल मीडिया। हाँ, इस मीडिया को तो अब एक्चुअली हमें जो लग रहा है कि ये मीडिया अब कॉर्पोरेट टेक ओवर के बाद ये मीडिया नहीं रही, इट्स नॉट मीडिया एनी लॉन्गर। तो एक ऑल्टरनेट मीडिया की सृष्टि करनी, वो हो रहा है बहुत सारी जगह पर, आपने खुद किया हुआ है, कई लोग और भी कर रहे हैं। और दैट ऑल्टरनेटिव मीडिया इज इमर्जिंग, दैट विल बी द मीडियम। एक सोशल मीडिया, दिस ऑल्टरनेटिव मीडिया, एंड देन बेसिकली ग्राउंड लेवल पीपल स्ट्रगल्स। ये जो आपने आखिरी बात कही, मैं उस पर ही आपका ध्यान लाना चाहता था कि किसी भी पार्टी की, और ख़ासकर आपकी पार्टी की, सबसे बड़ी ताकत आपके कार्डर्स रहे हैं। मीडिया वगैरह ठीक है, वो प्रोजेक्शन की बात है, वो प्रोजेक्शन, और वो रिपोर्ट करेंगे। अगर कुछ होगा आपकी तरफ से, कुछ तो हो जिस पर मीडिया बात करे, ऐसा कुछ हो, है ना। तो कार्डर के लेवल पर आप लोगों की हालत क्या है? मतलब सिर्फ एक RSS का कार्डर बीजेपी के पीछे और CPM का कार्डर अपना होता था, मतलब ये हम सब जानते हैं। कांग्रेस का अपना कार्डर नहीं है। आपके कार्डर की सेहत इस वक्त कैसी है? अच्छी है। और ये हम कह रहे हैं, जैसे आप सभी लोग हमको राइट ऑफ कर दिए थे बंगाल में, और हाल में 2 हफ्ते बाद जब ममता बनर्जी की रैली हुई थी, 21 पार्टी के नेताओं को ले गए वहाँ पे, वो उसी परेड ग्राउंड में, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, उससे 3 गुना ज़्यादा जो वहाँ की रोते रोते मीडिया को भी एडमिट करना पड़ा। ज़्यादा लोग वहाँ पे लेफ्ट की रैली में थे।
हम खुद गए थे वहाँ पे उसको संबोधित करने, एंड मैं भी अबाक हो गया था, मतलब विद दैट प्रमोशन। अगर काडर काम नहीं करता तो ये संभव नहीं था। काडर है, काम कर रहे हैं। अब ये है कि उनको वोट डलवाना, अगर वोट डालने की अधिकार उनको मिलेगी बंगाल में, आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अगर वोट डालने मतलब वोट डालने का अधिकार उनको, अभी आज चल रहा है चुनाव वहाँ पे एक चरण, और आज चल रहा है कई सारी जगहों से, यही मतलब बूथ्स को ऑक्यूपाई कर लेना फोर्सफुली, विपक्ष के पोलिंग एजेंट्स को मतलब वहाँ से ढकेल लेना। ये कल्चर तो आप ही का दिया हुआ है जब आप लोग सत्ता। देखिए साहब, अगर ये आरोप सब लोग हमसे कहते हैं, जो ममता बनर्जी वही कर रही है जो आप कर रहे थे। अगर हम जो ममता बनर्जी कर रही है अगर वो करते होते, ममता बनर्जी कभी मुख्यमंत्री नहीं होती, लेकिन हो गई ना, तो उसका मतलब है कि ये भी आरोप जो है सही नहीं है। जी, तो कुल मिलाकर मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो स्थिति है, क्या आपको लगता है कि जो फोर्सेस बीजेपी रिप्रेजेंट कर रही है, पीछे उसके आरएसएस की बैकिंग है, कॉर्पोरेट की जो धन शक्ति है वो भी उनके साथ है, आप लोगों में इतनी कुव्वत है कि आने वाले 5 साल में 10 साल में किसी नए नेतृत्व के साथ आप उसका मुकाबला कर पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ कि इसी चुनाव में मेरा मानना ये है कि जैसे 2004 में विकल्प आया, 96 में आया, 98 में वाजपेयी साहब का ही विकल्प तो चुनाव के बाद ही आया एनडीए, उसी तरीके से 2019 में भी चुनाव के बाद वो नया फॉर्मेशन उभर कर आएगा जो एक ऑल्टरनेटिव सरकार देगी धर्मनिरपेक्ष ताकतों की। और उस ऑल्टरनेटिव सरकार को, लेकिन जो आपने कहा अहम बात यह है कि उसको काम करना है एक ऑल्टरनेटिव ट्रेजेक्ट्री पे पॉलिसी की, और उसको करने के लिए लेफ्ट की मतलब स्ट्रेंथ जो है ज़रूरी है वहाँ पे, उस रास्ते में ले जाने के लिए। अगर लेफ्ट की स्ट्रेंथ में जो टॉप लीडरशिप है, आप हैं और लोग हैं, आपस में ही मतभेद होगा तो आप तो और सिमटते जाएंगे। जैसे मैंने प्रकाश कारात का जिक्र किया, सब जानते हैं प्रकाश कारात किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए अब इसको सुधारेगा पार्टी है ना, और पार्टी में सामूहिक पार्टी तो आप हैं, आप सबसे ऊंची पोजीशन पर आप हैं। सुधार तो रहे हैं, इसलिए तो पार्टी कांग्रेस में जितने भी जो भी अलग अलग राय जो आए हैं सबको समेटते हुए एक निर्णायक राय पर पार्टी कांग्रेस ने एक कंक्लूजन पर यूनानिमसली पहुंचा, और उस कंक्लूजन के आधार पर वो कंक्लूजन क्या था आज की हालत में कि प्राथमिक सवाल है कि भाजपा उसके सहयोगियों को हराओ इस चुनाव में, दूसरा एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष ताकतों की सरकार बनाओ, तीसरा वामपंथी ताकतों की ताकत लोकसभा में बढ़ाओ। इस तीनों बातों पे और नौजवानों को अपने साथ कैसे जोड़ो, उसका कोई जिक्र बनाया है उसके पूरा, मतलब उसका पूरा, इसलिए नौजवान, मजदूर, किसान, खेत मजदूर, सबके बारे में, महिला। देखिए वही मैंने जो कहा ना कि मतलब सीपीएम इस वक्त मतलब इस हालत में है कि सिर्फ एक सेमिनार अच्छा कर सकती है। आप जो कह रहे हैं मुझे सेमिनार की भाषा लग रही है। नहीं कैसे, अभी ये जो मजदूर किसान की रैली जो हुई 2.5 लाख लोगों की दिल्ली में, वो सेमिनार थोड़ी ना, या आपके जो लॉन्ग मार्च जो हुआ किसानों का मुंबई में, वो सेमिनार थोड़ी ना। यहाँ तक कि मुंबई की ग्लिटराटी उतर कर आके सहानुभूति में जूते देने लगे हमारे किसानों को, जूते नहीं, वो मीडिया ने दिखाया था वो। अब देखिए ना, ये सब भी तो हो रहा है। अब ये सब ग्राउंड लेवल पे जो हो रहा है, और इसलिए हम शुक्रगुजार हैं कि मीडिया ने कुछ दिखाया उस लॉन्ग मार्च का, नहीं तो ये सब अनरिपोर्टेड हो जाता। कभी आखिरी सवाल मेरा आपसे, कोई इरादा है आपका कि बंगाल और केरल के अलावा जो बाकी के 27 और राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी तरफ भी तवज्जो देंगे आप लोग? बिल्कुल है। अब देखिए महाराष्ट्र 27 हैं, हाँ बिल्कुल है। दो में से एक आपके पास नहीं है, बंगाल भी नहीं है, अब आपके पास एक है इकलौता केरल। वही अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, बिल्कुल मानता हूँ मैं, लेकिन उसके अलावा इन तीनों प्रांतों के अलावा भी एक है आपके महाराष्ट्र, एक है तमिलनाडु के अंदर, एक है दक्षिण में तेलंगाना, आंध्रा तो खैर है ही है, लेकिन उत्तर भारत में अब फिर दोबारा बिहार पे कंसंट्रेट करने की हमारी पूरी कोशिश। ये जो पूरा इलाका जो दंडकारण्य जिसे कहते हैं, नक्सल समस्या जो यहाँ पर है इस वक्त, उसको लेकर आपकी पोजीशन क्या है? उसको लेकर वहाँ पर हम कह रहे हैं हमारी पोजीशन वहाँ पे इसलिए है कि इसलिए अच्छी है कि वहाँ पे पहुँच भी हम ही जा पा रहे हैं। नहीं, आपका स्टैंड क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। स्टैंड, हाँ हमारी स्टैंड ये है कि ये प्रॉब्लम जो है नक्सलों की, इसका एक सिंगल फोकस के आधार पर ये सॉल्व नहीं होता। इट्स नॉट ओनली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। हमारा ये कहना है कि 3 pronged अप्रोच की ज़रूरत है। एक जो ठोस रूप से जो आर्थिक नीतियाँ हैं जिसकी वजह से वहाँ पर असंतोष पैदा हुआ, जिसका विरोध जो है आपको प्रकट हो रहा है इस प्रकार से, उसको टैकल करने की बात है। दूसरी, माओवादियों के साथ पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत है। बिना उसके
ये संभव नहीं है। और तीसरा, अगर लॉ एंड ऑर्डर कोई ऐसी बात हो गई तो आम इनोसेंट लोगों की रक्षा के लिए, उसको बचाव के लिए वो ज़रूरत है। लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल इसमें इसलिए कह रहा हूँ मैं, वो पैदा हुए हमसे ही, हमारी पार्टी से ही तो स्प्लिट होके गए उधर 67 उस पर। और वहाँ पर सवाल क्या था? सवाल ये था कि इस जनतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जनतंत्र के आधार पर लोगों के बीच में अपनी विचार ले जाके उनके समर्थन के हासिल पर समाज की परिवर्तन हो, या बंदूक के गोली पर, ये है सवाल। सो उनको जनतांत्रिक व्यवस्था में खींच ले आना, ये है एक्चुअली सैद्धांतिक जो लड़ाई जो उनको वापस लाने की ज़रूरत है। और वो बिना पॉलिटिकल डायलॉग के होता नहीं, आज तक वो नहीं हुआ, ये हम समझते हैं, इसलिए वो परसिस्ट करते जा रहा प्रॉब्लम। वैचारिक स्तर पर क्या आप उनका समर्थन करते हैं? विचारधारा के स्तर पर? विचारधारा के स्तर पर हम उस बात की समर्थन नहीं करते कि वायलेंस के आधार पर, गोली के आधार पर राजनीति को आगे ले जाना। पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस, हम इसका सख्त विरोध, और उन्हीं से लड़े हैं। हमको छोड़ के जब गए, पूरी पार्टी को ले जाना चाहते थे, तो उनके खिलाफ लड़के ही तो CPM बची। जी, बहुत शुक्रिया आपका सीताराम येचुरी, अपने अपना समय दिया। सीताराम येचुरी JNU के पढ़े हुए हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो CPM है उसके सबसे ऊंची पोजीशन पर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। अब देखना ये है कि किस तरह से इनके नेतृत्व में CPM अपने आप को पुनर्जीवित करती है, दोबारा ज़िंदा करती है, अपना आविष्कार दोबारा से करती है। फ़िलहाल मेरा ख्याल CPM जो वो कोल्ड स्टोरेज में है, उसको बाहर निकाल कर उसको दोबारा से ज़िंदा करने की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद आपका इन कॉन्वर्सेशन में मुझे सुनने के लिए, सीताराम येचुरी के विचार सुनने के लिए। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.